हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं और बायोमोलिक्यूल में हम ऑलरेडी जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज तक की बातें कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड से बात करेंगे। ये जो टॉपिक है मैंने आपको पहले भी कहा था, बायोमोलिक्यूल का पूरा टॉपिक हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही, मतलब पूरा सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो एनसीईआरटी पर ही आता है। कुछ एक पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के बाहर के भी जो है वो हमें पढ़ने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जैसे एनोमर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एपीमर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो उससे रिलेटेड चीजें दे रखी है कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों जो है वो क्या है, एपीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों क्या है, एनोमर है ना। तो कुछ एक पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के बाहर के भी हो सकते हैं, तो वो हम साथ साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखना जरा, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से अपनी बात स्टार्ट करेंगे भैया। तो देखो कि पॉइंट है डाइसैकेराइड का, है ना। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक है। तो पहले भी हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में कि डाइसैकेराइड का मतलब जो है वो, आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपको मिलेगी, दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी। जैसे सिंपल सा काम है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, एक तो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और साथ में आपको मिलता है यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज। तो दो चीजें मिलती है, जितनी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की मिलेगी उतनी ही यूनिट बीटा डी फ्रक्टोज की भी मिलेगी। कहने का मतलब एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल से एक तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और एक क्या मिलेगा, बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। क्लियर है बात। फिर देखना जरा कि सुक्रोज हो गया अपने पास, फिर लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज से क्या मिलता है आपको, एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज मिलता है, ठीक है, और साथ में जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। ये दो चीजें मिलती है। और ऐसे ही हमारे पास है माल्टोज। तो माल्टोज से जो वो क्या मिलता है आपको, दो यूनिट मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज मिला और साथ में जो है यहीं पर आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिला। तो दो चीजें मिलती है आपको, है ना। अब भैया ये तीनों के तीनों जो क्या है, डाइसैकेराइड, और ये तीनों डाइसैकेराइड ही हमें यहां पर पढ़ने हैं। ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो चलो बात करते हैं कि एनसीईआरटी में डाइसैकेराइड के बारे में यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। हाँ, देखो कि डाइसैकेराइड में सबसे पहले लिखा है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम यील्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। कि डाइसैकेराइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, है ना, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई एंजाइम जो है वो इसका क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस कर दे, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड की, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज के केस में दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, है ना। माल्टोज के केस में दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं, लैक्टोज के केस में दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। तो यही बोल रखा है कि द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब भैया इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अभी मैं बात करूंगा ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, कि एक मोनोसैकेराइड का तो OH और ठीक ऐसे ही दूसरे मोनोसैकेराइड का भी OH, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में से इस तरीके से यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और ये इस तरीके का बॉन्ड बनेगा और इसको हम यहां पर बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना वो एक ऑक्साइड लिंकेज होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देगा स्टेटमेंट बना के कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन ऑक्साइड लिंकेज, है ना, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो जरा कि द टू मोनोसैकेराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो ऑक्साइड लिंकेज बनेगा। फिर आगे बोल रखा है कि सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अभी हम बात भी करेंगे इसकी, है ना। फिर देखो आगे क्या लिख रखा है, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कई बार क्या करता है, आपको स्ट्रक्चर दे देता है बना के और स्ट्रक्चर से ही आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि ये मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है।
तो मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि भैया ऐसे कंपाउंड या ऐसे डाइसैकेराइड या ऐसे जो है वो आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट जो कि टोलेन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जो इनको रिड्यूस करेंगे उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब यार ये जो पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए अभी हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर की मदद लेंगे। सुक्रोज से हम इनको समझने वाले हैं कि ये पॉइंट है क्या वास्तव में, अभी बात करेंगे। पहले हम आगे देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड शुगर विच दीज फंक्शन ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर एंड एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज, ये जो है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर से इस पॉइंट को समझते हैं, फिर आगे सुक्रोज के बारे में देख रखा है। देखो, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स इक्विमोलर, इक्विमोलर कहने का मतलब जितना डी ग्लूकोज बनेगा उतना ही फ्रक्टोज बनेगा। डी ग्लूकोज है ना, एंड डी फ्रक्टोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और साथ में बीटा डी फ्रक्टोज होता है। हम हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन वाला ही लेते हैं। एल कॉन्फ़िगरेशन वाला नेचुरली जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में वो नहीं मिलता है फ्री फॉर्म में। लैब में सब बना सकते हैं लेकिन नेचर में एल फॉर्म नहीं मिलता है ना। अब देखना इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे यार ये सुक्रोज जो है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना है। अब ये बना कैसे, तो इसको आप समझना कि यार पहले तो मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं, है ना। यहां देखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, पहले हमने बहुत अच्छे से अल्फा डी के बारे में पढ़ा है ना। ये हमारे पास क्या होता है, यहां पर OH हो गया, ये H हो गया, है ना, और 1 और 5 के बीच में यहां पर जो क्या है, डबल बॉन्ड है, इस तरह मतलब एक तरीके से जो वो लिंकेज है। यहाँ आएगा क्या, CH2OH, ये आया H, ये OH, ये OH, ये H, ये H और ये OH और ये H। ये तो है अपने पास क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, साथ में बीटा डी फ्रक्टोज भी मैं बना लेता हूं। तो बीटा डी फ्रक्टोज में OH, ये C, यहाँ आएगा क्या, CH2OH, और फिर जो है वो ये कंडीशन आएगी भैया, यहाँ OH, H, H, OH, ये H, और भैया जी ये वाली कंडीशन आई हमारे पास CH2OH की, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप इसको समझना कि अगर मैं इसी का जो है वो ये फॉर्म बनाऊं, है ना, क्योंकि हम जितनी भी बातें करेंगे वो हावर्थ फॉर्मूले से करेंगे। तो हावर्थ फॉर्मूला लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है ना, कि भाई इधर वाले जितने भी है, इधर वाले जितने भी है, ये तो सारे रखने हैं किधर, ऊपर की तरफ, है ना, और इधर वाले जितने भी ये सारे रखने हैं किधर, नीचे की तरफ। और CH2OH लास्ट कायरल कार्बन का वो हमेशा कहाँ रखना है, वो हमेशा आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो इसका मैं हावर्थ फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा बहुत काम की चीजें हैं ये, इसको समझ लेना ध्यान से। अगर आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वगैरह ये सारी चीजें समझनी है तो देखना से, यहाँ पर आएगा हमारे पास H, ये आएगा OH, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आएगा H, ये आएगा OH, यहाँ पर OH आया, ये आया H, फिर यहाँ पर जो है वो H आया, ये आया OH, और ये आया CH2OH और ये H। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब साथ में जो है मैं यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज बनाने जा रहा हूँ। बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भैया मैंने कहा था फ्यूरेन पर बेस्ड होती है, तो ये फ्यूरेन है ना, और बीटा डी फ्रक्टोज है। अच्छा बीटा डी है ना, तो बीटा डी में बिल्कुल सही हमने बनाया है ना, कि ये अपन OH जो है वो ये तो सारे ऊपर की तरफ रखने हैं। तो ये आया OH, ये यहाँ पर आया CH2OH, फिर आया OH, यहाँ पर आएगा H, ये आएगा H, ये OH, और लास्ट कैरल कार्बन पर CH2OH ऊपर की तरफ और ये H नीचे की तरफ। ये 1 ये 2 है ना, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है भैया बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो जरा कि NCERT में बीटा डी फ्रक्टोज जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है। अभी जो है वो ऊपर वाले पेज को हम देखेंगे तो वहां पर बीटा डी फ्रक्टोज ऐसा ही बनाया हुआ है। अब इसका 1 नंबर और भैया जी इसका 2 नंबर, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज का तो C1 ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C2, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कहने का मतलब इसका देखो ये OH है, इसका ये OH है। अब यार इस तरीके से रिएक्शन करवाए तो ये थोड़ा सा जो वो सही नहीं रहता, सही तो है लेकिन मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगी इसकी। तो स्ट्रक्चर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को जो क्या कर देते हैं, पलट देते हैं।
है ना। इस पूरे मॉलिक्यूल को पलट दोगे तो हर कार्बन, जो ग्रुप आप देख रहे हो, है ना, मतलब 2 नंबर कार्बन को इधर लेके आना आपको, 2 नंबर, जैसे 5 नंबर इधर दिख रहा है ना, वैसे 2 नंबर को इधर लेके आना है। तो आप जो देख रहे हो पूरा मॉलिक्यूल पलट जाएगा, हर कार्बन, हर कायरल कार्बन जो है ना, उस पर ग्रुप की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसको जो है वो मैं यू बना सकता हूं, देखिएगा ये 2 नंबर कार्बन यहां आ गया है, आप सबको बदल दो तो इस 2 नंबर कार्बन को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बदल दे रहे हैं। तो ये CH2OH आया, यहां पर ये क्या आ गया OH, ठीक है। फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और फिर जो वो 3 नंबर पर OH ऊपर है, अब क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल आपने फ्लिप कर दिया है इसलिए जो है वो OH आ जाएगा नीचे, यहां पर जो OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, यहां पर जो है CH2OH नीचे आ जाएगा, ये 6 नंबर कार्बन और ये H। हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। अब क्या होगा, इसका 1 और इसका 2, इन दोनों के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और इन दोनों के बीच में से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो जो है वो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और ये कंपाउंड जो है ना इस तरीके का हो जाएगा। बाकी सारे ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे, और यहां पर जो है वो ऑक्सीजन, और दूसरा वाला जो है वो कंपाउंड अपने पास ये वाला है, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड बनेगा भैया CH2OH, इस तरीके से रिएक्शन होगी। बाकी सारे ग्रुप आप चाहो तो एज इट इज लगा सकते हो, ये आया HOH, ये OH H, और यहां पर आएगा HOH, और यहां आएगा हमारे पास क्या CH2OH, और ये H, और यहां पर है H। बाकी सारे ग्रुप भी मैं यहां लगा ही देता हूं, ये HOH, और ये OH, और ये क्या है H, और यहां पर आया हमारे पास H, और ये है CH2OH। भैया जी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है किसकी, सुक्रोज की, ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज की, ये ऐसा होता है। तो यहां पर देखो 1-2, इसको हम बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। 1-2 क्यों, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1-2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का तो 1 नंबर कार्बन है और फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन है। क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में ऐसा ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट फ्रक्टोज, ठीक है, या अबाउट सुक्रोज। तो सुक्रोज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि भैया ग्लूकोज का 1 नंबर और फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन, क्लियर है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। आपको जो है वो कंफ्यूज करेगा कि ग्लूकोज का 2 फ्रक्टोज का 4, ग्लूकोज का 2 फ्रक्टोज का 1, ग्लूकोज का 1 फ्रक्टोज का 2। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ग्लूकोज का 1 फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन, है ना। अब देखना, चलो ये तो हो गया। अब ये जो लाइन है ना, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसको समझना, आपको जब भी स्ट्रक्चर से रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर चेक करना हो, है ना, कि जैसे यार ये स्ट्रक्चर है, अब इससे जो है वो हमें चेक करना है कि ये रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा। बहुत ही आसान सा काम है, आप 1 नंबर कार्बन को देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। यहां पर जो है वो आप इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, आप क्या करोगे, 1 नंबर कार्बन को देखोगे, अगर 1 नंबर कार्बन पर OH और OR दोनों प्रेजेंट है तब तो रिड्यूसिंग होगा, और अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। जैसे यहां इसका 1 नंबर कार्बन है ना भैया, इस 1 नंबर कार्बन पर ये तो ऑक्सीजन है और ये क्या है, ये कार्बन है यहां पर, तो ये तो हो गया OR। भैया इस 1 नंबर कार्बन पर यहां अगर OH फ्री फॉर्म में होता, ये तो है बॉन्डेड फॉर्म में, अगर यहां OH फ्री फॉर्म में होता 1 नंबर कार्बन पर तो ये साइक्लिक हेमी एसिटेल होता, तो इस केस में ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाती। ये जो है वो क्या हो जाता है, ये टोलेन रिएजेंट को फिर रिड्यूस करता। कि जैसे ऐसा केस आता ना कि 1 नंबर कार्बन पर जैसे यहां OH है और यहां पर OR, ये दोनों है ना, तो भैया हमें पता है कि ये जो भी होते हैं साइक्लिक हेमी एसिटेल, ये सारे के सारे बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, एक तरीके से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वो टोलेंट टेस्ट दे देगा। सिंपल सा काम है ना। तो इसलिए ये वाले में OH और OR दोनों एक ही कार्बन पर फ्री नहीं है, 1 नंबर कार्बन का OH फ्री फॉर्म में नहीं है, इसलिए सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ये हमारे पास कंडीशन है। सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है बात? फिर आगे भी यही लिख रखा है कि भाई देखो, ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, कि ये अगर OH फ्री फॉर्म में होता तो ये एल्डिहाइड बन जाता, तो ये जो क्या दे देता, ये टोलेंट टेस्ट दे देता। इस फॉर्म में, इस कंडीशन में अभी ये कोई टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, ये हमारे पास जो सबसे पहला केस हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा जरा आगे क्या बोल रखा है। ये डाइसैकेराइड, ये लो जी। अब देखो इसको जो है वो पूरा एनसीईआरटी अब तक जो हमने पढ़ा है उस पर एनसीईआरटी क्या कहती है, देखना कि these two monosaccharide are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया, C1 अल्फा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन, बीटा डी फ्रक्टोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कि भैया ये जो है ना कार्बन, यहां OH फ्री फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन ये OH जो वो चला गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में चला गया, इसलिए जो है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और आप देख लो जरा, 2 नंबर कार्बन यहां पर है, पूरा मॉलिक्यूल जो है उसने क्या कर दिया, बदल दिया है, फ्लिप करके बाद में लिखा है। आप इससे पहले की स्ट्रक्चर देखना, आप इससे पहले बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखना। देखो जरा, ये हमारे पास जो बीटा डी फ्रक्टोज, इससे पहले ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ना। इसमें देखो 2 नंबर कार्बन इधर है और 2 नंबर कार्बन का OH ऊपर है, CH2OH नीचे है। यहां 6 नंबर कार्बन का CH2OH ऊपर है और H नीचे। अच्छा एक चीज और, कई बच्चों के पास पुरानी, बहुत पुरानी एनसीईआरटी है ना। आप ये मानो कि 3-4 साल पुरानी अगर एनसीईआरटी है तो वहां पर, यहां पर गलती से मिसप्रिंट है, यहां पर भी 6 नंबर कार्बन पर भी H की जगह OH दिया हुआ है, यहां H की जगह OH दिया हुआ है, H की जगह OH गलत है, वो मिसप्रिंट है उसमें, ठीक है ना। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें ये चीज सही दी हुई है, तो आप देख लेना कि कहीं पर गड़बड़ हो तो ये वाला 6 नंबर की पोजीशन देखो आप, और एक जो है वो अभी हमने जो देखा उसके 6 नंबर की पोजीशन देखो, है ना। ये देखना जरा, यहां पर 6 नंबर कार्बन का CH2OH किधर है, नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, घुमा दिया पूरे मॉलिक्यूल को, इसलिए ऐसा हुआ है। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखना आप जरा, कि सुक्रोज जो है ना, अभी हमने देखा कि सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे 2 चीजें बनेगी, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और साथ में मिलेगा आपको बीटा डी फ्रक्टोज। ये 2 चीजें भैया जी। ग्लूकोज का जो रोटेशनल एंगल है ना, ये मैंने आपको बताया भी था, कितना इक्विलिब्रियम आता है, 52.5 डिग्री पर प्लस, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो फ्रक्टोज होता है वो लिवो रोटेटरी होता है, इसका रोटेशनल एंगल होता है -92.4 डिग्री। ठीक है कि भाई ये तो लिवो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और जो अपने पास सुक्रोज है, सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो होता है। डेक्स्ट्रो कहने का मतलब एक कंटेनर में सुक्रोज है, केवल सुक्रोज है। तो सुक्रोज था, आपने ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को इसने दाईं ओर घुमा दिया। ठीक है, सुक्रोज दे। अब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया, यानी एक्वस सॉल्यूशन, इसको पानी में मिलाया सुक्रोज को और थोड़ा सा एसिड मिला दिया, तो हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो देखा यार कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है ना, नेट रिजल्टेंट, ये हो गया लिवो रोटेटरी। क्यों? क्योंकि लिवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से फ्रक्टोज का लिवो रोटेशन ज्यादा है। तो नेट आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट किधर घूमेगा, बाईं ओर घूमेगा, लेफ्ट साइड घूमेगा, है ना। तो भैया इसको हम बोलते हैं एक तरीके से इन्वर्ट शुगर, कि सुक्रोज खुद कैसा है, डेक्स्ट्रो है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो सुक्रोज होता है या हाइड्रोलाइसिस के बाद में सुक्रोज जो है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो लिवो रोटेटरी हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि इसी को इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। आपको पूछे क्या है इन्वर्ट शुगर, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज is known as invert sugar। देखो जरा क्या बोल रखा है कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। कि भाई जो सुक्रोज है ना वो खुद क्या है, सुक्रोज खुद देखो जरा कैसा है, आपको बोल रखा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद में डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है, और लिवो रोटेशन ज्यादा है। सिंस द लिवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज
92.4 is more than dextro rotation of glucose 52.5. The mixture is levorotatory. तो इसलिए ओवरऑल नेट रिजल्टेंट मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, लिवोरोटेटरी होगा। फिर आगे बोल रहा है कि thus हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस जब करवाओगे तो इसका जो साइन है रोटेशन वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इन्वर्ट शुगर। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो प्रोडक्ट है अपने पास, एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट का जो मिक्सचर बना है वही क्या है, इन्वर्ट शुगर। तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि भैया इन्वर्ट शुगर क्या होता है। सिंपल सा काम, इन्वर्ट शुगर का मतलब है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। ओके, आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी। ये एनसीईआरटी है भैया, हर एक लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा जरा क्या है। नेक्स्ट इज माल्टोज, जो अगला अपने पास है ये है माल्टोज। माल्टोज की बात हम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल आसान सा काम है। अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा वाला भी मिलेगा भैया जी अल्फा डी ग्लूकोज, और एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और भैया ये रहा, देखो जरा कि यहीं पर डायरेक्टली देख लेते हैं, इस अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और इस अल्फा डी ग्लूकोज का C4, दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको आप 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हो, ठीक है ना। फिर आप ये भी समझना, चलो ठीक है मान लिया। अब इसमें आप देखो कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, इसका पता कैसे करें। आप किसी भी एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट को देख लो, कोई भी एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट, जैसे ये वाला जो है वो हम देख लेते हैं, तो कोई भी एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट देखोगे तो उस पर OR और OH, उसका OH फ्री फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यार इसका OR तो ठीक है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन, ये तो ठीक है, इसका OH तो रिएक्शन कर गया, फ्री फॉर्म में नहीं है। लेकिन भैया इधर देखना, इसका OH और ये O और ये R कार्बन है ना, तो इसका OH फ्री फॉर्म में है, OH फ्री फॉर्म में है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इधर एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए माल्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। भैया जी स्ट्रक्चर देख के ही हम बता सकते हैं कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। अब देखो जरा क्या बोल रहा है कि अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit, कि एक का तो C1 है, दूसरे का क्या है, C4 है। The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and shows reduction properties, so it is reducing sugar। आपको वही बोल रहा है कि भैया ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वास्तव में बॉन्ड ब्रेक होगा, अनस्टेबल कंडीशन होती है OH और OR, है ना, तो बॉन्ड ब्रेक होगा और फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये टोलेन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये है भैया हमारे पास माल्टोज, बहुत ही जो है वो सिंपल सा काम है भैया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टोज, देखिएगा लैक्टोज की बात भी हम कर लेते हैं। लैक्टोज, ठीक है, अब लैक्टोज जो होता है ना, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, लैक्टोज का हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो 2 यूनिट मिलेगी, एक तो मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, और साथ में मिलेगा आपको बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यार देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आपको पता है C4 एपीमर होते हैं, यानी कि 4 नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। अल्फा बीटा क्या होता है ये तो आपको पता ही है। आप देखो ये जैसे ग्लूकोज है, इसके 4 नंबर का OH किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो गैलेक्टोज में 4 नंबर का OH किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर ये अल्फा डी ग्लैक्टोज बोलता तो भैया 1 नंबर का OH जो है वो किधर हो जाता, जैसे इसमें ऊपर है अल्फा डी ग्लूकोज होता तो उसका नीचे हो जाता, है ना, कि जब हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो ये तो होते हैं एनोमर, और जब हम जो है वो एपीमर की बात करते हैं तो वहां पर जो है किसी एक, केवल एक कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो ठीक है भैया, यहां देखो क्या होगा कि ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बीटा डी ग्लूकोज का तो C1 1 नंबर कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, और अल्फा बीटा डी गैलेक्टोज का 1 नंबर कार्बन, बीटा डी ग्लैक्टोज का 1 नंबर कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन। तो यहां पर भी आप बोलोगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। कौन कौन सा,
बीटा डी ग्लैक्टोज का 1 और बीटा डी ग्लूकोज का 4। ठीक है, तो यही है। और वही कि 1 नंबर कार्बन पर अगर OH और OR दोनों हो तो रेड्यूसिंग, अदरवाइज नॉन रेड्यूसिंग। 1 नंबर कार्बन पर भैया OH तो चला गया और OR बाकी है। यहां देखो 1 नंबर पर OH भी है और ये क्या है, ये OR भी है, तो ये भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखिएगा क्या लिखा है, इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। भैया मिल्क, दूध में जो शुगर मिलती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज ही होती है। ये भी ध्यान में रखना आपको, लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, it is composed of beta D galactose and beta D glucose. The linkage is between C1 and C1 of galactose and C4 of glucose. Free aldehyde group may be produced at C1. जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, जिसकी वजह से ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है ना। क्लियर हो गई बात। ये है भैया हमारे पास क्या, डाइसैकेराइड। बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। अब आते हैं हम पॉलीसैकेराइड की तरफ। डाइसैकेराइड के बाद में ये है भैया पॉलीसैकेराइड। देखना जरा पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो आपको तो पता ही है कि पॉलीसैकेराइड का मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है। बहुत ज्यादा कितनी, तो 10 से ज्यादा मिलेगी। जैसे 2 से लेके 10 तक मिलती है तब तो उनको क्या बोलते हैं हम, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और भैया इससे ज्यादा मिलती है तो वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड में यही है, देखो जरा क्या लिखा है कि पॉलीसैकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट होती है ना, सब में कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है। फिर आगे बोल रखा है कि दीज आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहां से एनसीईआरटी का स्टेटमेंट उठाया जा सकता है कि भैया जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के फॉर्म में मिलते हैं, डाइसैकेराइड में मिलते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। फूड स्टोरेज के काम में आता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, तो वहां पर फूड जो वो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है ना। जैसे एनिमल्स में जो है वो फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है ना। सेल्यूलोज जो है वो भी क्या है, एक मतलब सेल्यूलोज से जो है वो प्लांट की स्ट्रक्चर बनती है ना, बोला ना स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो सेल्यूलोज से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए जो है वो सेल्यूलोज भी क्या, मतलब सेल्यूलोज भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये लाइन का मतलब हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च की। देखना जरा स्टार्च, आपको पहले स्टार्च में ये ध्यान में रखना है कि स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। कि भैया जो स्टार्च है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, कहने का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट जो है वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। ठीक है, फिर आपको देखो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एमाइलोज, दूसरा भैया होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो एमाइलोज जो है, अब ये ध्यान में रखना है कि ये 15 से 20% पार्ट बनाता है किसका, स्टार्च का। तो स्टार्च का 15 से 20% बनाता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है ये बाकी जितना बच गया 80 to 85% बनाता है, पार्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, फिर भैया एमाइलोज जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट है। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल है, वाटर इनसॉल्यूबल। एमाइलोज वाटर सॉल्यूबल है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्यूबल है। यहां पर क्या होता है ना कि अल्फा डी ग्लूकोज, वैसे तो जो वो स्टार्च पूरा ही अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। कहने का मतलब स्टार्च का अगर आप क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ना, तो आपको केवल और केवल अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेगी। तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन लीनियर फॉर्म,
ठीक है भैया, यहां पर जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी एक अल्फा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, दूसरे का 4 नंबर, लगातार आगे से आगे चलते जाएंगे। यहां पर भी है ना 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, बट दिस इज ब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच्ड। भैया ये जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। और ब्रांचिंग कहां होगी? तो ब्रांचिंग होगी भैया C1 एंड C6 इसके बीच में, एक का तो 1 नंबर कार्बन और दूसरे का 6 नंबर कार्बन, इसलिए जो क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है इसलिए इसको हम अल्फा लिंकेज भी बोलते हैं। जो ब्रांचिंग वाला है उसको अल्फा लिंकेज भी आप बोल सकते हो, है ना। या फिर जो है वो आप ये 1,4 जो होता है इसको भी अल्फा लिंकेज बोल सकते हो, क्योंकि लगातार जो है वो ये जुड़ते चली जाती है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, तो ये भी अल्फा लिंकेज, इसमें भी अल्फा लिंकेज होता है। ये ब्रांच होता है, ये स्ट्रेट कार्बन चेन या यू कहो कि नॉन ब्रांच होता है, लीनियर होता है, 15 से 20%, 80 to 85% वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो देखो क्या लिख रखा है स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। प्लांट में जो है वो आप बोल सकते हो कि फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। अपने लिए डाइट का अच्छा सोर्स है। आलू खाते हैं स्टार्च होता है, चावल खाते हैं स्टार्च होता है, धान गेहूं सब में स्टार्च होता है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इज सीरियल, जो भी अनाज होते हैं, ठीक है, उनमें जो स्टार्च ठीक ठाक अमाउंट में होता है। रूट, ठीक है, कंदमूल खाते हैं ना अपन, है ना, जैसे गाजर हो गया, मूली, आलू, सलजम, है ना, इन सब में ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सारी चीजें, सारी बातें हो गई। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है एमाइलोज होता है, दूसरा क्या होता है एमाइलोपेक्टिन। फिर आपको बोल रखा है एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट which constitutes about 15 to 20% of starch। एमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, बता दिया, वाटर सोल्यूबल 15 से 20% बनाता है, ठीक है। अच्छा एक और कि कितनी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, तो 200 से लेके 1000 तक की अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एमाइलोज में हो सकती है। इससे ज्यादा भी होती है और 200 से कम भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है 200 से 1000, तो आपको ये डायरेक्टली ध्यान में ही रखना है। केमिकली amylose is a long unbranched होता है चेन with 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स held together by C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया भैया एमाइलोज के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल है, ये मैंने बता दिया, वाटर इनसॉल्युबल है। consist of about 80 to 85% of starch, 80 to 85% of starch ये बना रहा है। फिर आगे दे रखा है इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, है ना। तो भैया ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, ये ब्रांचिंग होगी, अलग अलग जगह ब्रांचिंग होगी, C1 C6 के बीच में अलग अलग जगह ब्रांचिंग होगी। यूनिट्स विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज whereas branching occurs by C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वही C1 एक का तो 1 नंबर और दूसरे का 6 नंबर कार्बन में ब्रांचिंग होगी। बात करते हैं ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। आप देखो ये लगातार जो है ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा, कहीं पर भी 1 नंबर का जो OH होगा ना वो फ्री फॉर्म में है ही नहीं। 1 नंबर का OH जो है वो ऑलरेडी बॉन्डेड फॉर्म में रिएक्शन किया हुआ है, तो आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे या फिर इसमें टोलन रिएजेंट मिलाओगे तो फ्री एल्डिहाइड नहीं बनेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने कहा ना आपको कि 1 नंबर पर OH और OR दोनों अगर फ्री फॉर्म में है तब तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो ये हो गई सारी बातें। नेक्स्ट देखो जरा, एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर भी इसमें दे रखी है, ये रही अपने पास एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। वो देखो ये एक हमारे पास जो है वो क्या हो गया, ये एक एमाइलोज की स्ट्रेट कार्बन चेन, ये दूसरी एमाइलोज की, ये भी एमाइलोज, ये एमाइलोज की अलग चेन है, ये एमाइलोज की अलग चेन है। इसमें 200 से लेकर 1000 तक की ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, इसमें भी 200 से लेकर 1000 तक की अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। लेकिन अगर दोनों आपस में जुड़ गई, एक का तो देखो जरा 6 नंबर कार्बन, नीचे वाली का तो 6 नंबर कार्बन जा रहा है, ये CH2 6 नंबर है, दूसरे का 1 नंबर, इन दोनों के बीच में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया तो यही स्ट्रक्चर होगी किसकी, एमाइलोपेक्टिन की। तो एमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच्ड होता है और एमाइलोज कैसा होता है, स्ट्रेट कार्बन चेन। अगर इसमें इतने की बात करोगे, इतने की या फिर केवल इतने की, तो ये क्या है, ये है एमाइलोज। क्लियर है। तो ये है भैया अपने पास स्टार्च। सेकंड इज सेल्यूलोज, है ना। तो सेल्यूलोज सिंपल सा काम है। सेल्यूलोज जो है ना
ये आप बोल सकते हो कि पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। कहने का मतलब इसका अगर हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हो, बहुत सारी आपको बीटा डी ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। और वही इसमें भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। क्यों? क्योंकि एक नंबर कार्बन का OH OR फ्री फॉर्म में नहीं है ना। तो देखो जरा क्या लिख रखा है, सेल्यूलोज अकर्स exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom। ये लाइन जो है ना, ये आप बायो में भी पढ़ते होंगे, बायो वाले बच्चे जो है, बायो आती है कि भाई प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस मिलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कौन सा है, सेलुलोज है। ये लाइन जो है वो यहाँ से उठाई जा सकती है स्टेटमेंट के तौर पर। इट इज ए प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एंड प्लांट सेल। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। कहने का मतलब लगातार बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो है वो लगातार जुड़ती चली जाती है, वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और जो है वो इसको, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा लिंकेज भी बोलते हैं ना। तो ये है अपने पास क्या, सेल्यूलोज। नेक्स्ट ग्लाइकोजन है अपने पास। देखो ग्लाइकोजन जो है उसकी स्ट्रक्चर सेम ही एमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है, लेकिन पहले लिखा क्या है इसके बारे में वो हम देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बिटवीन C1 एंड C4 नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ये वही अपने पास सेल्यूलोज के बारे में दिया हुआ है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो जैसे प्लांट में अभी कहा था स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वैसे ही जो है वो एनिमल्स में जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और फिर जो आगे जो है वो जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो स्टोरेज एनिमल बॉडी में किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और प्लांट्स बॉडी में, प्लांट्स में कैसे होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इट इज नॉन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन के जैसे होती है। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, यहां ब्रांचिंग और भी ज्यादा हो जाती है कि जो अपने पास ग्लाइकोजन हो वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ना। और यहां पर ब्रांचिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो इसको एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड, ये ज्यादा ब्रांचिंग होता है। अब इसका सोर्स क्या है तो वो भी लिखा हुआ है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, muscles and brain. When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose and glycogen also found in yeast and fungi। ये सारी बातें होगी कि जब हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज में, ठीक है ना। और एंजाइम जो है इसको तोड़ने का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट है ना। अब देखो यहाँ पर इंपोर्टेंस भी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अच्छी बात है, सबके लिए जरूरी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी हैज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम, ठीक है ना। शहद को बहुत सालों से वेद पुराण जो है उनमें भी इसका उल्लेख है कि हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें हाईली शुगर कंटेंट होता है। तुरंत जो है वो शहद चाटते ही तुरंत एनर्जी आती है बॉडी में। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। ये बात हो चुकी है, पौधों में स्टार्च के फॉर्म में और जंतुओं में या अपने एनिमल्स में जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बैक्टीरिया या पेड़ पौधों की जो सेल वाल है, अपने में तो होती नहीं है सेल वाल, है ना, एनिमल्स में तो होती नहीं है, पौधों में होती है, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। वी बिल्ड फर्नीचर फ्रॉम सेल्यूलोज इन द फॉर्म। भैया लकड़ी का फर्नीचर काम में लेते हैं, बनाते हैं, वो सारा जो है वो सेल्यूलोज ही होता है और क्या होता है ना। फिर आगे लिख रखा है देखो सारी चीजें कि ऑफ वुड एंड क्लोथ ओवर सेल विथ सेल्यूलोज इन द। देखो कॉटन फाइबर जो है वो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंस ही है ना। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर और लिकर्स एंड ब्रेवेजर्स। क्या है ये, ब्रेवरीज, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है वो अपने पास इनका यूजेस हो गया। अच्छा ये देखो, ये आगे हम पढ़ेंगे।
एक तो होता है एल्डोपेंटोज, है ना, एल्डोपेंटोज का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन का होगा, तो 5 उसमें जो है वो कार्बन होंगे। एक का तो नाम है डी राइबोस और एक है 2 डीऑक्सी राइबोस, ये हम डीएनए और आरएनए में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 डीऑक्सी राइबोस जो है वो डीएनए में होता है, तो ये हम आगे जस्ट न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे। ये भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर ही होते हैं। are present in nucleic acid. Carbohydrate are found in biosystem in combination with many protein and lipid, है ना, कॉम्बिनेशन प्रोटीन लिपिड के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट मिलकर पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि ग्लूकोज और जो सुक्रोज है दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर में डिसॉल्व होता है, जबकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, तो अभी देखा बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज, क्योंकि भैया पेंटा एसीटेट जो होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा और साइक्लिक फॉर्म में जो वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास जो तीनों क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट यहाँ कंप्लीट है। कंप्लीट तो है लेकिन भैया देखो एक दो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बोला ना कि कई चीजें एनसीईआरटी के बाहर की भी जरूरी हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखना जरा। हाँ तो देखो जरा कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपने पास टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, या यू कहो कि टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कि भैया देखो बात ऐसी है ना कि ग्लूकोज का टेस्ट या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमें करवाना है। सबसे पहला टेस्ट यही है कि आप ग्लूकोज को क्या करो, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, इसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हीट करो भयंकर। तो जब ग्लूकोज को ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो एक ब्लैक मैटर आपको मिलेगा, ब्लैक मास बोल दो या ब्लैक मैटर बोल दो, एक ही बात है ना। तो ये बनना कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। एक तो ये हो गया, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, है ना, लेकिन अक्सर जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, जेईई मेंस में भी पूछता है और जो वो नीट में भी आ सकता है यहां से क्वेश्चन। तो ये तो है पहला, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो दूसरा जो है ना, ये कई बार पूछता है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिश टेस्ट। देखिएगा मॉलिश टेस्ट, और मॉलिश टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, है ना, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपको क्या करना है, यहां पर ग्लूकोज लेना है, ये ग्लूकोज हो गया मान लो, ठीक है, और इसमें एक कंपाउंड मिलाना है एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल ये कंपाउंड होता है भैया जी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। तो एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल का मतलब है इसमें जैसे एथेनॉल मिला दिया आपने थोड़ा सा, और एथेनॉल मिला के अल्फा नेफ्थॉल इसमें मिलाया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, है ना, टेस्ट ट्यूब को हिला लिया अच्छे से। फिर क्या करता है, एक बीकर होता है और इस बीकर में हम H2SO4 भरते हैं, यहां है H2SO4, एक ग्लास की रोड लेते हैं, ये आपको सारे इक्विपमेंट लैब में मिल जाते हैं आराम से, है ना, एक ग्लास की रोड जो है वो इसमें डिप करते हैं, ये जो है वो अपने पास क्या है, ग्लास रोड है, ठीक है, और ये जो है वो इसमें डिप करके निकाल लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के यहाँ पर जो है ना, इसका जो ये टर्मिनल होता है, ये मुंह होता है, यहाँ पर लाके इस दीवार के पास जो है वो इस H2SO4 से भीगी हुई रोड को जो है वो हम यहाँ पर लाके टच करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ टच करते हो तो ये H2SO4 इस दीवार के सहारे सहारे चलता हुआ यहाँ पर इन दोनों लिक्विड के जंक्शन पर, मतलब यहाँ इस जंक्शन पर आके जैसे ही टच होता है ना, तो जैसे ही H2SO4 यहाँ पर टच हुआ, टच होते ही यहाँ पर एक वॉयलेट कलर की रिंग का फॉर्मेशन होता है, वॉयलेट कलर रिंग। और भैया ये वॉयलेट कलर की रिंग का बनना, है ना, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिश टेस्ट बोलते हैं। तो मॉलिश टेस्ट भी किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार जो है ये पूछा भी गया है ना, क्या ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब यार ये ओसाजोन क्या होता है, इसको समझना। भैया आपको ग्लूकोज की रिएक्शन जो है ना
वो एक तरीके से करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है। तो आप देखो जरा, तो ये हमने जो है वो पढ़ा है, आप हाइड्रोक्सिल एमीन ही नहीं, अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है तो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये कोई अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव है, रिएक्शन की बात हम NAR में कर चुके हैं, एडिशन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होती है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हम यहां पर करवाएंगे फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ, ठीक है। तो देखो जरा कि ग्लूकोज है अपने पास ये वाला मॉलिक्यूल, है ना, और इसको जो है वो आप ऐसे बोल सकते हो CHOH, यहाँ पर भी CHOH, ऐसे करके टोटल कितने 4 कायरल कार्बन अपने पास है CHOH, और यहाँ पर आया क्या CH2OH। और ग्लूकोज की रिएक्शन जब आपने फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ करवाई, तो जब पहला मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा ना, यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो यहाँ एक कंपाउंड बना भैया N, और यहाँ आया NH, ये PH, आप इसको साइड में नोट कर लेना, CHOH, यहाँ आएगा CHOH, ये आएगा CHOH, और ये आएगा CHOH, और यहाँ है CH2OH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल, मतलब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। तो ये तो बना ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। अब यहां जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो मैं इसको जो है मिटा रहा हूं, आप ध्यान रखना, अगली रिएक्शन हम यही से स्टार्ट करेंगे। तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बना, यानी कि पहला मॉलिक्यूल जब काम में आया फिनाइल हाइड्रोजीन का, तो बना ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। दूसरा मॉलिक्यूल देखो क्या करेगा, मतलब टोटल 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है तो कितने मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। और यहां पर देखो कि दूसरा मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, हमारे पास ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन था ना, ये था कंपाउंड CH, यहां आया N, ये NH, और ये फिनाइल, ये दूसरा कार्बन है CHOH, और यहां आया CHOH, ये CHOH, और ये CHOH, और यहां है CH2OH। अब देखो जी सेकंड मॉलिक्यूल आएगा इसी का, फिनाइल हाइड्रोजीन का, ये है सेकंड मॉलिक्यूल। पहला मॉलिक्यूल तो रिएक्शन कर गया, तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बना। अब दूसरा मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, मैंने कहा टोटल 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, विल ऑक्सीडाइज सेकंड कार्बन, ठीक है, इनटू कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है भैया जी। दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना, वो क्या करता है, जो दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोनिल ग्रुप में उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा तो CH, ये आएगा N, यहाँ आएगा NH, यहाँ आएगा फिनाइल, और यहाँ पर इसको कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज कर दिया। बाकी सारे ग्रुप जो है वो एज इट इज रहेंगे, ये CHOH CHOH CHOH, और यहाँ आएगा क्या CH2OH, ये लो जी, ये वाला बनेगा। और तीसरा मॉलिक्यूल, अब देखो कार्बोनिल है, वापस से थर्ड मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल जो है ना, ये H2N, और ये NH, और यहां पर है फिनाइल, ये तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, तो यहां से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अगेन बाहर होगा, और ये जो कंपाउंड है ना, इस तरीके का ये जो कंपाउंड बना है, ये CH, यहां आएगा CH डबल बॉन्ड N, या यहां पर H नहीं है भैया, है ना, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, हाँ। तो यहां पर जो है वो सेकंड में कंडीशन ऐसी है, कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहां आएगा अपने पास NH, और ये फिनाइल, फिर बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, CHOH, ये भी है CHOH, और ये है यहाँ पर CH2OH, है ना। इसको हम बोलते हैं ओसाजोन, और ओसाजोन का बनना जो है वो ग्लूकोज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ग्लूकोज ओसाजोन बनाता है, किसके साथ रिएक्शन करके, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन बनाता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ टोटल 3 मॉलिक्यूल जो है वो किसके, फिनाइल हाइड्रोजीन के काम में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 3 मॉलिक्यूल कैसे कैसे काम में आएंगे। पहला मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा कार्बोनिल पर, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, सेकंड कार्बन का ऑक्सीडेशन करेगा कार्बोनिल में, और तीसरा मॉलिक्यूल वापस से कार्बोनिल पर रिएक्शन करेगा। तो ये टेस्ट हो गए हमारे पास ग्लूकोज के। अब इसके बाद देखना जरा, चलो ठीक है, ये टेस्ट हो गए। अब प्रोटीन की भी बात हम कर ही लेते हैं भैया। प्रोटीन के लिए आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना, देखो वैसे तो प्रोटीन हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक होता है निनहाइड्रीन टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट है निनहाइड्रीन या बाईयूरिएट टेस्ट,
ठीक है, निनहाइड्रीन टेस्ट, बाईयूरिएट टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पेप्टाइड लिंकेज के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, यहीं पर निपटा दी, एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट है, लेकिन जो कई बार जो चीजें काम में आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है यहाँ पर कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट पूरा जो है वो हमने डिस्कस कर दिया है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। मेरे ख्याल से कहीं पर कोई दिक्कत आपको अभी नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा जो है वो हम इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा जरा, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, है ना। प्रोटीन लेकिन देखो, प्रोटीन जो है वो दे रखा है एनसीईआरटी में पहले, लेकिन पहले हमें एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन होते क्या है, एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, और एमिनो एसिड भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें से अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, कौन, प्रोटीन। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखा है एनसीईआरटी में प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। भैया ये लाइन जो है वो उठाई जा सकती है। देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में से जो कोई भी लाइन उठाई जा सकती है, स्टेटमेंट के तौर पर दी जा सकती है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला बायोमोलिक्यूल है लिविंग सिस्टम में। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्स, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा। ये सारे जो है प्रोटीन के चीफ सोर्स हैं, बढ़िया सोर्स होते हैं, अच्छी मात्रा में इनमें प्रोटीन होता है। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस, मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो हर एक पार्ट में होता है, हमें पता है, और जो है वो एक तरीके से लाइफ का फंडामेंटल स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन के लिए जो है प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब के लिए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये भी अच्छी बात है भैया, आपको जो है बॉडी वॉडी बनानी हो, जिम में जाते हो, डोले शोले बनाते हो, मेरे तो है नहीं इतने ज्यादा, है ना, तो यहाँ पर जो है वो प्रोटीन बताया जाता है, प्रोटीन जो रिकमेंड किया जाता है। द वर्ड प्रोटीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटीन आया भैया ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है कि भैया प्राइमरी, है ना, और प्राइमरी इंपोर्टेंस, विच मींस प्राइमरी और प्राइमरी इंपोर्टेंस। ये लाइन भी उठाई जा सकती है भैया जी क्वेश्चन के तौर पर कि प्रोटियोस का मतलब क्या होता है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये लाइन जो है वो अक्सर जो कई जगह आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगी। जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, वो सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड के ही पॉलीमर है। अब देखो कि प्रोटीन अगर आपको पढ़ना है तो आपको अल्फा एमिनो एसिड या एमिनो एसिड के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं देखना एमिनो एसिड पर। एमिनो एसिड नाम से ही पता चल रहा है, देखना जरा क्या है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो का मतलब तो हो गया भैया अपने पास NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब हो गया COOH ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही मॉलिक्यूल में या सेम कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी हो और COOH ग्रुप भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है ना, और वही बात है कि भाई कौन से कार्बन पर है। जैसे एक कोई कंपाउंड है अपने पास RCH COOH और ये है NH2, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है RCH, यहाँ है NH2 और ये है CH2 और ये है COOH, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है CH और ये NH2 और CH2 CH2 और ये है COOH। अब ध्यान दो जरा कि भाई मेन फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो अगर NH2 ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन पर है तो दिस इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप जो है वो अगर अल्फा कार्बन पर है, ये भी देखो जरा ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो यहां भी हम DL नोमेनक्लेचर इसके लिए भी काम में लेते हैं। तो ये अल्फा एमिनो एसिड अगर बीटा पर है तो इसको हम बोल देंगे क्या, बीटा एमिनो एसिड। अगर ये गामा पर है तो इसको हम बोल देंगे क्या, गामा एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2-3 पॉइंट है, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो वही नंबरिंग के बेसिस पर जो एमिनो एसिड कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अल्फा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं और गामा भी होते हैं। चलो ठीक है, फिर इसके बाद देखना कि हमें तो केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड की ही बात करनी है, हम केवल अल्फा एमिनो एसिड को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है ना। तो प्रोटीन सारे के सारे केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड के ही पॉलीमर होते हैं। अब इसके बारे में एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखनी है कि कोई भी अल्फा एमिनो एसिड है, जैसे मान लो ये कोई अल्फा एमिनो एसिड हो गया अपने पास CH, ये NH2 है, ये COOH है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि भैया जी जैसे COOH और यहाँ है हमारे पास CH3,
ये NH2 और ये H, वही जैसे हमने जो डीएल नोमेनक्लेचर किया था ना कहा कार्बोहाइड्रेट में, ठीक ऐसे ही यहां पर भी हम डीएल नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि अगर NH2 जो राइट साइड में हो तब तो इसको डी अल्फा एमिनो एसिड बोल सकते हो आप, ठीक है। और अगर ये जो है वो इसी को आप लेफ्ट साइड में लगा दो, NH2 इधर आ जाए, ये COOH, ये H और यहां पर आ जाएगा CH3, और NH2 अगर इधर हो तो इसको आप L एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड बोल सकते हो। ये D और L यहां पर जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है, ये कैपिटल D कैपिटल L है जो कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करते हैं। चलो ये भी पॉइंट है। फिर एक चीज और यहां पर ध्यान में रखनी है आपको, और वो ये है कि भैया जितने भी एमिनो एसिड है ना, अब आप ये समझो कि यार ये जैसे एमिनो एसिड है, ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये वाला तो ग्रुप कैसा है, बेसिक है, और ये वाला ग्रुप कैसा है, एसिडिक है, और एसिड और बेस को साथ साथ रखोगे तो भैया जी रिएक्शन तो होके रहेगी, चाहे कितनी भी कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो, रिएक्शन तो करके रहेंगे। तो ये वाला H+ देगा और ये H+ लेगा, और जब ये H+ का लेन देन चलेगा ना तो हमारे पास यहां पर बनेगा COO- और यहां आएगा क्या, NH3+। और एक ही मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल है, तो इस तरीके के जो है वो आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो भाई जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है ना वो सारे के सारे ज्विटर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई अपने पास किसकी, अल्फा एमिनो एसिड्स की। अब देखो कि यहां पर जो वो एमिनो एसिड के बारे में क्या लिखा हुआ है हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एमिनो एसिड कंटेन एमिनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, भैया जी NH2 ग्रुप होगा और COOH ग्रुप भी होगा। फिर आपको आगे दे रखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप with respect to carboxyl group, the amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on। वही बात है कि भैया कौन से कार्बन पर जुड़ा है, जैसे ये अल्फा पर जुड़ा है तो इसको बोल देते हैं अल्फा एमिनो एसिड, बीटा पर जुड़ा है तो बीटा एमिनो एसिड, है ना। फिर आगे आपको ये लिखा है कि ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा था कि प्रोटीन जो है वो केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड के ही पॉलीमर होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप किसी भी प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो केवल और केवल क्या मिलता है वहां पर, आपको अल्फा एमिनो एसिड ही मिलते हैं। दे में कंटेंट अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, भैया ये भी है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमिनो एसिड में केवल NH2 और COOH ग्रुप ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी कोई भी हो सकता है ना। तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं कि भैया एमिनो एसिड ठीक है मे बी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ठीक है। भैया जी एमिनो एसिड, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, एमिनो एसिड लगा रखा है तो एमिनो एसिड तो हमेशा एसिडिक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एमिनो एसिड जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भैया COOH ग्रुप कितने हैं, NH2 ग्रुप कितने हैं। अगर जो है मान लो एसिडिक ग्रुप जो है, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स आर मोर देन नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, देन एमिनो एसिड विल बी एसिडिक इन नेचर। कि अगर COOH ग्रुप जो है वो नंबर में ज्यादा है तब तो इसकी नेचर ओवरऑल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। अगर NH2 ग्रुप जो है वो ज्यादा है तब जो है बेसिक हो जाएगा, और दोनों अगर इक्वल है तो एमिनो एसिड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही कि NH2 और COOH के नंबर के बेसिस पर, ग्रुप्स की नंबर के बेसिस पर हम ये बोलेंगे कई तरीके के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल में भी आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। यहां एक अल्फा एमिनो एसिड दे रखा है, अल्फा कार्बन पर जो COOH है, ये अल्फा एमिनो एसिड R साइड चेन हो सकता है जिसमें कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आगे आपको बोल रहा है ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्राइबल नेम। अच्छा देखो कि वही बात है कि यार एमिनो एसिड का नाम लिखने का कोई सिस्टम नहीं होता है ना, इनका कॉमन नेम लिखे जाते हैं जो सोर्स के बेसिस पर हो सकता है या फिर जो वो जिसने इनकी डिस्कवरी करी है उसके बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन नेम सिस्टम लिखने का आपको पता, आपने IUPAC जब नोमेनक्लेचर शुरू में पढ़ा होगा तो वहां पर जो कॉमन नेम सिस्टम लिखने के कोई रूल नहीं होते हैं, सोर्स के बेसिस पर लिख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लिख सकते हैं, नेम ऑफ फाउंडर के बेसिस पर आप कॉमन नेम लिख सकते हो। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि जो एमिनो एसिड है ना इनको जनरली हम ट्राइबल नेम के बेसिस पर लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो 3 वर्ड का होता है या फिर 1 वर्ड का भी हो सकता है। यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, है ना, कि ट्राइबल नेम जो है ना वो प्रॉपर्टी के बेसिस पर लिख सकते हैं, और द सोर्स और इट्स सोर्स, और सोर्स के बेसिस पर भी लिख सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन सबसे सिंपल एमिनो एसिड है,
ठीक है। और ग्लाइसिन जो है ना वो एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइसिन सबसे छोटा, कि आर की जगह अगर आप एच कर दो तो ये वाला एमिनो एसिड बनेगा अपने पास NH2, इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लाइसिन, है ना। और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। भैया जी बाकी सारे के सारे एमिनो एसिड जितने भी है ना सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अल्फा एमिनो एसिड की बात कर रहा है मैं, जहां पर भी एमिनो एसिड बोलूं वहां आप ये कंसिडर कर लेना कि हम अल्फा एमिनो एसिड की ही बात कर रहे हैं। तो भैया जी ऐसा है कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन वो जो है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी सारे एमिनो एसिड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और सबसे छोटा एमिनो एसिड भी कौन सा होता है, ग्लाइसिन ही होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो वर्ड है ना ये ग्लाइकस से आया है, ग्लाइकस। ठीक है, और ग्लाइकास का मतलब होता है, ग्लाइकोस का मतलब होता है मीठा, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। ठीक है, इन ग्रीक ग्लाइकोस मींस स्वीट, है ना। ग्रीक में जो है वो ग्लाइकोस या ग्लाइकस का मतलब होता है क्या, स्वीट, मीठा। एंड टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। भैया जी टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है, और इसको जो है वो सबसे पहले चीज से बनाया गया था, और वो इस सोर्स के बेसिस पर, तो टायरोसिन जो वर्ड है ये बना है टायरोस से। ठीक है ना, इन ग्रीक टायरोस मींस चीज। ग्रीक में टायरोस को क्या बोलते हैं, चीज, मतलब चीज को टायरोस बोलते हैं। ठीक है ना। एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए 3 लेटर सिंबल, है ना। 3 लेटर से भी कर सकते हो और 1 लेटर से भी इसको कर सकते हो। एंड सम टाइम 1 लेटर सिंबल इज आल्सो यूज्ड। स्ट्रक्चर ऑफ some commonly occurring amino acids along with their 3 letter and 1 letter symbols are given in table। भैया जी ये एक टेबल है। अब इसमें जो है वो आपको 20 एमिनो एसिड दे रखे हैं, है ना। अब 2 तरीके के एमिनो एसिड होते हैं अपने पास, और 2 तरीके के एमिनो एसिड कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। एमिनो एसिड को आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एमिनो एसिड आप इनको जो है वो, एक तो होते हैं एसेंशियल, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब यार एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब जो अपने लिए एसेंशियल है वो बॉडी में होने ही होने चाहिए, अगर वो बॉडी में नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऐसे एमिनो एसिड होते हैं कि ये अपनी बॉडी में नेचुरली जो है वो नहीं बनते हैं, बनते नहीं है नेचुरली, इनको हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, हमें जो है बाहर से लेना पड़ता है, फूड के मीडियम से, मतलब आप खाना खाते हो तो उससे हमें ये सारे एमिनो एसिड मिलते हैं। तो एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी में नहीं बनते हैं और आपको जो है बाहर से लेने पड़ेंगे, आउटसोर्स करने पड़ेंगे, जो फूड के द्वारा आप खाने से ले सकते हो, कैसे भी मिल सकते हैं ना, मतलब बाहर से हमें खाने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ये बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी इतनी जो है वो होती है कैपेबल कि इनको सिंथेसाइज कर सके। तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल 2 तरीके के एमिनो एसिड हो गए। मैं बता देता हूं भैया 10 एमिनो एसिड जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है। ये जो 20 दे रखे हैं ना, इनमें अभी मैं बताऊंगा आपको कि स्टार लगा रखा है कई जगह, तो जहां स्टार लगा रखा है, स्टार वाले सारे, जैसे ये वेलिन हो गया, ये ल्यूशिन हो गया, ठीक है, ये जिनमें भी स्टार लगा रखा है ना वो सारे के सारे जो वो कैसे होते हैं, एक तरीके से एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। और जहां स्टार नहीं लगाया वो नॉन एसेंशियल है। कहने का मतलब नॉन एसेंशियल वाले तो बॉडी में बन जाएंगे, एसेंशियल वाले हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, खाने में जो है वो इनको डाइट में शामिल करना पड़ेगा। तो देखो जरा, ये रही अपने पास टेबल, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 20 हमारे पास क्या है, एमिनो एसिड है अलग अलग तरीके के। अब आप देखो जरा कि इस टेबल से अगर क्वेश्चन आएगा, अच्छा कैसे याद करोगे एसेंशियल को, तो भैया आप टीवी मील पाथ, ठीक है ना। हाँ तो देखो कि अगर आप एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद रखना चाहते हो तो आपको ये टीवी मील पाथ आप ये ध्यान में रख सकते हो, टीवी मील पाथ, ठीक है। अब इसमें जो है वो टोटल 10 एमिनो एसिड है, मैंने कहा ना, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, टोटल 10 एमिनो एसिड है। याद जो है वो बस ऐसे भी कर सकते हो, जैसे टी का मतलब जो है वो हो गया अपने पास थ्रियोनिन, ठीक है। तो थ्रियोनिन जो है वो एक अपने पास एसेंशियल एमिनो एसिड है, जैसे ये 12 नंबर पे दे रखा है थ्रियोनिन, है ना, एसेंशियल एमिनो एसिड है। फिर ये है भैया वेलिन, वेलिन जो है वो अभी पहले हमने देखा था तो वहां पर वेलिन दे रखा था। एम का मतलब हो गया मिथियोनिन, ठीक है, ये है मिथियोनिन, है ना। तो ये भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि एसेंशियल एमिनो एसिड है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है इसी टेबल से कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एक तो मिथियोनिन होता है, ध्यान से देखो जरा, मिथियोनिन में यहाँ पर सल्फर है।
सिस्टीन भी सल्फर कंटेनिंग है, लेकिन मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल एमिनो एसिड है और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल एमिनो एसिड है, कौन सा सल्फर कंटेनिंग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है हमारे पास मिथियोनिन। फिर एक आता है भैया जी आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ये हो गया भैया जी हमारे पास आइसोल्यूसिन। हाँ जी, फिर इसके बाद में जो है वो अपने पास ये है एक जिसको आप बोल सकते हो लाइसिन, ठीक है, और एक जो है वो ल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन जो है वो अभी पहले हमने देखा था। तो ल्यूसिन और लाइसिन ये दोनों भी जो क्या होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। और फिर इसके अलावा देखो क्या लाइसिन जो है ना ये बेसिक एमिनो एसिड है, ठीक है। आर्जिनिन ये भी एक बेसिक एमिनो एसिड है। कैसे कि NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स आर मोर देन नंबर ऑफ COOH ग्रुप। तो जितने ज्यादा NH2 ग्रुप, अगर NH2 ग्रुप जो है वो COOH से ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा और अदरवाइज एसिडिक हो जाएगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक हो गया, एस्पार्टिक एसिड ये भी कैसा है, ये भी एसिडिक एमिनो एसिड है। फिर पी का मतलब हो गया, आप बोल सकते हो कि भैया अपने पास है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये भी जो है वो एक आप बोल सकते हो, देखो ये रहा फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। फिर ए का मतलब आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन। टी का मतलब जो है वो आप बोल सकते हो कि ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये रहा ट्रिप्टोफैन, है ना। और फिर जो है वो इसके बाद में अपने पास एच का मतलब होता है स्टिडीन। तो स्टिडीन जो है वो ये 19 नंबर पे आपको स्टिडीन दे रखा है। ये सारी चीजें हो गई। तो ये 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि क्या है, एसेंशियल है। क्वेश्चन अगर आए जैसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज एसेंशियल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इनमें से कितने एसिडिक है कितने बेसिक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे मैंने कहा ना सल्फर कंटेनिंग कौन से है, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन नॉन एसेंशियल है, मिथियोनिन जो है वो एसेंशियल है। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि किसमें एमाइड लिंकेज होता है, तो एमाइड लिंकेज मतलब किसमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एमाइड ग्रुप जो वो जो अपने पास एस्पारेजीन है इसमें जो वो एमाइड होता है। इसके अलावा ग्लूटामीन में भी जो वो क्या होता है, एमाइड होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इस टेबल से जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एक एमिनो एसिड हो रहा है प्रोलीन, ये जो है वो नॉन एसेंशियल है, प्रोलीन भी, ठीक है ना। तो ये सारी जो है वो अपने पास एमिनो एसिड के बारे में है। अब आगे जो यही क्लासिफिकेशन जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसके बारे में दे रखा है। देखिएगा, एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। वही बात कि अगर एमिनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल, मोर नंबर ऑफ एमिनो देन कार्बोक्सिल ग्रुप makes it basic and more number of carboxyl group as compared to amino group makes is acidic, है ना। तो जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो अपनी बॉडी में बन सकते हैं, जिनको आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको तो नॉन एसेंशियल बोलते हैं। जो अपनी बॉडी में नहीं बनते उनको एसेंशियल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी and must be obtained through diet are known as essential amino acid, है ना। और essential amino acid इस पूरी टेबल में जो मार्क किए हुए हैं, पूरी टेबल में जो है वो आपको स्टार करके बाद में essential amino acid दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो जरा कि अब आते हैं हम किस पर, प्रोटीन पर, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैं एक चीज बता देता हूं। देखो कोई भी एमिनो एसिड है अपने पास, जैसे ये एक एमिनो एसिड है, यहाँ है COOH, ये H और ये है भैया जी NH2। ये एक एमिनो एसिड, अभी मैंने कहा ना कि प्रोटीन जो होते हैं ना वो अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो ये एक एमिनो एसिड का एक मॉलिक्यूल, और फिर ऐसे ही कोई दूसरा एमिनो एसिड, तो ये कोई दूसरा एमिनो एसिड है अपने पास CO, है ना। और फिर जो है वो यहां पर हमारे पास आएगा CH, ये आएगा NH2 और ये R। देखो जरा, ये भी अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी अल्फा एमिनो एसिड है। तो एक का तो आपको क्या करना भैया, देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसको यू लिख देता हूं। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, एक अपने पास यहां पर बॉन्ड बनेगा, ये CO CH, यहां आएगा NH2 और यहां आएगा R। भैया जी ये जो बॉन्ड है ना, ये यहां पर लिंकेज है कौन सा, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड,
या इसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हो, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो, चाहे इसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोल दो। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से, कहने का मतलब जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन में जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक तरीके का एमाइड लिंकेज ही है, ये एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है ना। ये जो है वो प्रोटीन में आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये दिया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये लाइन, एक ही लाइन एनसीईआरटी में 3 बार दे दी अब तक, है ना। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। तो ये जो है वो पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ना, ये एक एमाइड लिंकेज ही होता है। फिर आपको ये दे रखा है कि द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन करवाई है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड की सीक्वेंस से बनते हैं, है ना, और वो एमिनो एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहा है कि प्रोसीड्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर। दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ए डाइपेप्टाइड। अच्छा, इसको जो है वो आप डाइपेप्टाइड भी बोल सकते हो। अगर 2 एमिनो एसिड काम में आए या 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो डाइपेप्टाइड बनेगा, 3 के बीच में बन रहा है तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, 4 के बीच में बन रहा है तो टेट्रापेप्टाइड, आगे से आगे चलता जाएगा। और भैया एक डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 1। ट्राइपेप्टाइड में कितने होंगे, 2 होंगे। टेट्रापेप्टाइड में 3 होंगे। मतलब जो भी पेप्टाइड है, जैसे आपको दे दिया डेका पेप्टाइड, 10 पेप्टाइड जो है वो उसमें 10 एमिनो एसिड शामिल है, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, 9 हो जाएंगे, एक कम होगा, है ना। Because it is made up of 2 amino acid. For example, when carboxyl group of glycine combines with amino group of alanine, we get a dipeptide glycine alanine। ये डाइपेप्टाइड का नाम हो गया दोनों एमिनो एसिड के बेसिस पर। फिर आगे आपको देखो क्या बोल रहा है, इफ ए थर्ड एमिनो एसिड कंबाइंस टू डाइपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। ए ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 एमिनो एसिड लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। ट्राइपेप्टाइड में 3 एमिनो एसिड होंगे और 2 इसमें क्या हो जाएंगे, एमाइड लिंकेज हो जाएंगे या फिर पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। सिमिलरली व्हेन 4, 5 एंड 6 एमिनो एसिड आर लिंक्ड द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर नोन एज टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड रेस्पेक्टिवली। आगे से आगे ये चलता जाता है ना। व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड इज मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अगर 10 से ज्यादा हो तो उसको पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। 10 से ऐसे टेट्रापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, और ऐसे 10 से ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड। अब देखो यहां पर एनसीईआरटी ने प्रोटीन को जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि प्रोटीन क्या है, वास्तव में प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप देखो जरा कि ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 AMU या यूनिफाइड मास, यू का मतलब ये हो गया, is called a protein। भैया जी प्रोटीन का मतलब होता है कि उसमें कम से कम 100 एमिनो एसिड या इससे ज्यादा होने चाहिए। एमिनो एसिड कितने, मान लो 100 या 100 से ज्यादा, और उसका मोलर मास जो है वो 10,000 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, 10,000 AMU से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन भैया एक अपने पास इसका एक्सेप्शन भी है, इंसुलिन। देखो जरा कि इंसुलिन जो है ना, इसमें केवल 51 एमिनो एसिड होते हैं, और ये आप इसको इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है और प्रोटीन होता है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इसका एक्सेप्शन है डेफिनेशन का, 51 एमिनो एसिड ही इसमें होते हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रोटीन। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। इतना जो है वो शार्प नहीं है, है ना। पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कब बोलेंगे, तो जनरली हम तब बोलते हैं जब पॉलीपेप्टाइड में 100 एमिनो एसिड हो और इसका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन जो वो इसको हम इतनी आसानी से इसको जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे ऑर्डिनरी हैव ए वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच कंटेन्स 51। मतलब ये है कि 100 से कम अगर है ना, पॉलीपेप्टाइड है मान लो कोई, है ना, और उसमें 100 से कम एमिनो एसिड है
और उसका फंक्शन, पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन प्रोटीन के सिमिलर हो या वो प्रोटीन के जैसी प्रॉपर्टी शो करता हो, तो भी उसको प्रोटीन आप बोल सकते हो, है ना, कि भाई ये इसने ये बोल रखा है कि प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन इफ दे ऑर्डिनरली हैव ए वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन। तो भैया उनका भी जो प्रोटीन के सिमिलर अगर होता है फंक्शन उनका, तो उनको प्रोटीन आप बोल सकते हो। जैसे एमिनो एसिड, 51 एमिनो एसिड का जो इंसुलिन होता है वो एक प्रोटीन है, क्योंकि फंक्शन वैसा ही है, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो भैया मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर जो है प्रोटीन को हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको अलग से क्लासिफिकेशन बता देता हूं, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये हम देखेंगे। हाँ तो भाई देखो जरा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अब हमें देखना है। अगला टॉपिक जो है वो ये, यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में देखो सबसे पहले जैसे यहां पर दे रखा फाइब्रस, इसके बाद में दे रखा ग्लोबुलर, लेकिन फाइब्रस और ग्लोबुलर से पहले ये क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। देखना जरा कि प्रोटीन जो है ना चार तरीके की होती है। एक तो होती है प्राइमरी, है ना, फिर एक आती है सेकेंडरी, फिर एक आती है टर्सरी और एक आती है क्वार्टरनरी। ठीक है, तो इस तरीके से चार तरीके की जो है वो अपने पास क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब इनमें से सबसे सिंपल जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है, वो होती है प्राइमरी। और प्राइमरी प्रोटीन में क्या होता है कि जो अल्फा एमिनो एसिड है वो लगातार एक के बाद एक जो है वो चलते चले जाते हैं। कहने का मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसमें सारे एमिनो एसिड, जितने भी एमिनो एसिड है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे कि ये एक पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज बना ना, तो अब इसका COH और दूसरे किसी का NH2 ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक और एमाइड, और ऐसे ही इसका NH2 और दूसरे किसी का COH, लगातार जो बनती चली जाएगी। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है कौन सी, प्राइमरी, है ना। तो ये तो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके की होती है। इसमें एक तो होता है भैया अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड, या इसको बीटा शीटेड भी बोलते हैं। अब अल्फा हेलिक्स में तो क्या होता है, जैसे कि ये अपने पास एक एमिनो एसिड की या यूं कहो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे इसमें अल्फा एमिनो एसिड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड लिंकेज से। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये सारी ये जो कॉइल है ना, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन देख रहे हो, ये इस तरीके से इसमें क्या हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है। और यहां पर क्या होगा ना, एक तो CO ग्रुप और दूसरा जो है वो NH, इनके बीच में जो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये अभी हम जस्ट देखेंगे, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में आगे दे रखा है। तो ये तो अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे स्क्रू होता है ना, तो स्क्रू को जो है वो बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर है, स्क्रू के जैसी, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। दूसरा होता है बीटा शीटेड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक एमिनो एसिड की या पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्ड से या वांडरवाल बॉन्ड से जो इस तरीके से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जैसे अपन कपड़ा देखते हैं, कोई भी कपड़ा है, कपड़े में जिस तरीके से जो इस तरीके से फाइबर्स होते हैं ना, जैसे एक फाइबर ये हो गया, एक फाइबर ये हो गया, है ना, तो ठीक ऐसे ही जो है वो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा शीटेड या बीटा प्लीटेड, शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो वो एक 2 डिग्री का एग्जांपल है या सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल होता है, कौन सा, बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स। फिर 3 डिग्री में आते हैं, तो ये फाइब्रस, है ना, और ग्लोबुलर। ग्लोबुलर दो तरीके की होती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर, दो तरीके की प्रोटीन होती है। टर्सरी, और जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरनरी की तरफ आते हो, वैसे वैसे जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी लगातार क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये हमारे पास प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है। तो ये पॉइंट कवर करने से पहले हमें जो है वो ये वाला क्लासिफिकेशन देखना चाहिए। पहले जो है वो हम ये वाला क्लासिफिकेशन ध्यान से समझेंगे। देखो जरा कि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, 4 तरीके की प्रोटीन हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे कि बोल रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन।
हर एक लेवल, जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरनरी की तरफ जाओगे, वैसे वैसे लगातार इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है, देखो जरा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे सिंपल प्रोटीन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देखो प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जनरली एक ही होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, और उनमें जो है वो एमिनो एसिड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है भैया जी, हर एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो फिक्स होता है। जैसे ग्लाइसिन के बाद वेलिन, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है तो उसमें ग्लाइसिन के बाद वेलिन आ रहा है तो वेलिन ही आएगा, वो सब में हर एक। जैसे आप में कोई प्रोटीन है, ग्लाइसिन के बाद वेलिन उसमें है, तो भैया मेरे में भी वही प्रोटीन, उसका प्रोटीन का सीक्वेंस वही रहेगा, ग्लाइसिन के बाद वेलिन ही आएगा। तो सीक्वेंस जो है वो एमिनो एसिड का क्या होता है, फिक्स होता है। और अगर आप क्या करते हो, इस सीक्वेंस को बदल देते हो, मान लो इस सीक्वेंस को जो है वो बदल गई, ये सीक्वेंस किसी कारणवश बदल गई, मान लो कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम हो गई, किसी कारणवश ये सीक्वेंस बदल गई, तो एक नई प्रोटीन बन जाती है, उसका फंक्शन अलग होगा। ऐसा नहीं कि वो पहले वाले की सिमिलर होगी, उसका फंक्शन ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर आपको ये बोल रखा कि एंड इन दिस इज दिस सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन की। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। कि अगर आपने इस सीक्वेंस को बदल दिया या ये सीक्वेंस किसी भी कारणवश चेंज हो गई, तो यहां पर क्या होगा कि एक नई प्रोटीन जो है वो बनेगी, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो अपने पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो जरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। कि भाई लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, लेकिन अब ये दो तरीके की हो गई। एक तो अल्फा हेलिक्स, तो ये आपके सामने अल्फा हेलिक्स है ना, कि इस तरीके से वो पूरी, ये जैसे ये जो रेड ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो वो एकदम ऐसे स्ट्रेट अगर है तब तो जो है ये प्राइमरी है। और भैया इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरीके से जो क्या हो गई, कॉइलिंग हो गई, और जो है वो अगर इसमें देखो इस तरीके से जो वो कॉइलिंग हो गई, और कॉइलिंग स्टेबल होने का क्या कारण है, तो आप देखो एक तो CO है और दूसरे का नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इनके बीच में यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कॉइलिंग क्या है, स्टेबल है। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, अल्फा हेलिक्स। और अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है। तो यहां पर देखो जरा कि दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स तो ये आपके सामने है ना, इसमें क्या होगी, कोइलिंग हो जाएगी। द स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स, या आप बोल सकते हो कि ये जो अपने पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी का कारण है। आगे देखो, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw, है ना, जिसको हेलिक्स इसने बोला है, with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent of the helix as shown in the figure 10.1। तो भैया यहाँ पर यही हो रखा है, देखो जरा कि हर एक जो NH है ना, वो इसके नियर बाई जो CO ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना रहा है, और यही जो है इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है। ये तो है अपने पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूसरा अपने पास निकल के आता है, आप देखो बीटा प्लीटेड। अब बीटा प्लीटेड में देखो कि इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन and then laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen bond। भैया ये देखो जरा कि ये हमारे पास जो है वो बहुत सारी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, है ना, और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, और ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, और इनमें जो देखो इसका तो CO है, इसका हाइड्रोजन, इनके बीच में ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, चाहे वो बीटा प्लीटेड हो चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, दोनों की दोनों स्टेबल होती है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। फिर आप इसको जो है वो यूं भी बोल सकते हो कि भैया ये इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल शीट के जैसी है, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े में एक रेशा दूसरे रेशे के ऊपर से किस तरीके से निकलता है, ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर जो यहां पर होती है। तो इसलिए जो ये हम बोल सकते हैं कि द प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ
ड्रेपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। कपड़े के जैसी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, आप ऐसा बोल सकते हो, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड या फिर बीटा शीटेड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। फिर देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगी ना, कॉइलिंग थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये तो प्राइमरी है ना, फिर ये हमारे पास हो गई इस तरीके से करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर बीटा शीटेड हो गई। फिर टर्सरी में क्या होगा ना कि ये जो कॉइलिंग है ना ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर जो वो कॉइलिंग हो गई और ज्यादा, फिर जो वो ऐसे थोड़ी सी और आगे जो वो वापस से कॉइलिंग हो गई, फिर जो वो ऐसे चली थोड़ी सी और आगे वापस से कॉइलिंग हो गई। जगह जगह पर कॉइलिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये दो तरीके की होती है, एक तो फाइब्रस होती है, एक ग्लोबुलर होती है। देखिएगा क्या लिखा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ज्यादा इसमें क्या हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फर्दर फोल्डिंग होने की वजह से टर्सरी बनती है। जैसे जैसे आप हायर लेवल्स की तरफ चलोगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इट गिव्स राइज टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, है ना, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो दो अलग अलग प्रोटीन बनती है, एक तो फाइब्रस बनती है, एक ग्लोबुलर बनता है। कि द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री और 3 डिग्री, जनरली 2 डिग्री के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री को शामिल किया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड, ये सारे के सारे जो फोर्स होते हैं ना, ये इनकी स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज, वांडरवाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भैया लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स होते हैं। अब देखना कि यहीं पर जो बात आई है ना फाइब्रस और ग्लोबुलर की, तो पहले ही फाइब्रस और ग्लोबुलर जो है एनसीईआरटी में यहां पर मेंशन किया हुआ है। देखिएगा फाइब्रस प्रोटीन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये आपको दे रखा है कि भैया इनसॉल्युबल होती है वाटर में, और देखो साफ लिखा है व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। 3 डिग्री है ना, और हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी हमने देखा था 3 डिग्री की स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड या वांडरवाल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड सच एज प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर इनसॉल्युबल होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फिर आगे बोल रखा कि सम कॉमन एग्जांपल्स आर किरेटिन एंड मायोसिन। भैया किरेटिन, मायोसिन ये जो है वो इसी के कुछ कॉमन एग्जांपल है ना। तो फाइब्रस के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। फाइब्रस से ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये पूछा जा सकता है। फाइब्रस जो कौन सी प्रोटीन का एग्जांपल है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, टर्सरी का है, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट। फिर जो वो इसके बाद में ग्लोबुलर प्रोटीन भी दे रखी है। देखो इसके बारे में भी जो है 2 लाइनें लिखी हुई है कि ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। अभी कहा था ना कि जो 2 डिग्री में अगर कॉइलिंग बढ़ जाए, जैसे मान लो ये है, अब यहीं पर कॉइलिंग बढ़ गई तो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन गई। फिर जो है फिर से आगे कॉइलिंग बढ़ गई तो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्लोब्यूलर का बनने का तरीका होता है। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये ध्यान में रखना भैया, सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना। इससे पहले वाला जो है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जो फाइब्रस होता है। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर कॉमन एग्जाम्पल। इंसुलिन जानते हो, एल्बुमिन जो है वो अंडे का जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन होता है। अंडे में मेजरली एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वो टर्सरी स्ट्रक्चर तक हमने देखा। अब चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर। भैया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। देखो जरा पहले इसके बारे में लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो कि ये प्राइमरी, ठीक है, आप जो हो इसको यूं समझ सकते हो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर प्राइमरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हो या तो हो जाएगी अल्फा हेलिक्स, है ना। इसको जो है वो हम यूं बना देते हैं, हाँ जी, ये प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ये हो गई अल्फा हेलिक्स या बीटा शीटेड। और जो टर्सरी है, तो टर्सरी में जो वो मैंने कहा कि भैया कॉइलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, इस तरीके से जो कॉइलिंग हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास जो हो इस तरीके से जो हो और ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल हो जाती है। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से पैरेलल हो जाए तब तो जो है ये फाइब्रस हो जाएगी। और अगर यहीं पर जो कॉइलिंग बढ़ जाए या कॉइलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे वो ग्लोबुलर हो जाएगी, तो 3 डिग्री। अब क्वाटरनरी में क्या होगा भैया जी, 3 डिग्री से क्वाटरनरी का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि ये कोई 3 डिग्री है, क्वाटरनरी में जो वो इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे आप ये बोल सकते हो कि इसी में और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्रांचिंग हो जाएगी। 3 डिग्री में जो इस तरीके से जैसे अलग अलग जगह पर जो इस तरीके से जो क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई,
है ना। तो क्वाटरनरी में आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से 3 डिग्री में ब्रांचिंग बढ़ने से जो है या साइड ब्रांचिंग होने की वजह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी होती है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होती है। तो देखिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। तो यहां पर देखो कि ये लिखा हुआ है भैया अपने पास कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर्ड टू एज सब यूनिट। तो उसमें एक तो मेन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जैसे 3 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो ये जो आ रही है शुरू से 1 डिग्री से 2 डिग्री बनी, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री, ये तो मेन हो गई। और फिर जो साइड में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सब यूनिट के तौर पर रहेगी, उनकी क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, उनसे ब्रांचिंग होगी। द सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विच रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये अपने पास जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। आगे देखो जरा कि इनका डायग्राम भी दे रखा है जैसा कि अभी हमने देखा था। ये देखो जरा कि प्राइमरी सबसे कॉमन है, ये अलग अलग कलर के जो डॉट बता रहे हैं या दिए गए हैं ये डिफरेंट एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में जो वो क्या हो गई, इसी में कॉइलिंग हो गई और यहां पर जो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाएगी, या यू कहो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड वाटरवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर स्टेबल है। और इसमें क्या हुआ देखो जरा कि कॉइलिंग और ज्यादा हो गई है। ये तो हमारे पास देखो जरा कि आप ये बोल सकते हो ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये तो कौन सी है, ये तो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर पर जो है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन की इस तरीके से क्या हो चुकी है, ये जो है वो आप देख रहे हो ना, ये सेकेंडरी या आप ये बोल सकते हो जो अदर पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो उनकी क्या हो चुकी है, ब्रांचिंग हो चुकी है। तो ये हमारे पास 4 तरीके की प्रोटीन है। ठीक है ना। और मैं एक चीज बता देता हूं कि देखो ये लिखा हुआ है इन diagrammatic representation of all 4 structure is given figure whereas colored ball represent an amino acid। ये अलग अलग कलर की बॉल दी हुई है, ये एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचर। अच्छा ये डायग्राम क्या है, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। हीमोग्लोबिन जो है ना इन सब से मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सब को मिक्स करके जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है। चारों तरीके की प्रोटीन होती है और ये आपको रिप्रेजेंट कौन सा कार्बन है, कौन सा हाइड्रोजन है। जैसे रेड वाला नाइट्रोजन है, ये ग्रीन वाला जो है वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है और ये जो है वो हीम ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हीम ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हीम ग्रुप है। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन जो हो, ये बीच में जो कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये सारे ग्रुप दिए हुए हैं। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन में चारों तरह की प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर दी हुई है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और यहां से इस साल जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया है ना, कि डीनेचुरेशन जो है वो उसमें कौन सी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होती या कौन सी स्ट्रक्चर रिटेन रहती है। तो आप देखो कि प्रोटीन एक होता है नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म का मतलब है जिस फॉर्म में प्रोटीन फंक्शनल है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन का नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या होता है या नेटिव प्रोटीन किसको बोलते हैं, कि जिस फॉर्म में प्रोटीन फंक्शन कर रहा है, अपनी बॉडी में फंक्शनल है ना, उसको बोलते हैं नेटिव फॉर्म। तो नेटिव फॉर्म को अगर आप टेम्परेचर देके या पीएच चेंज करके उसको इंटरप्ट करते हो तो भैया वो जो है वो क्या हो जाता है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein। कि जिस फॉर्म में वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, जो प्रोटीन है ना, वो जिस फॉर्म में बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव फॉर्म बोलते हैं प्रोटीन का। ठीक है, व्हेन ए प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। तो जब आप नेटिव फॉर्म को क्या करते हो, नेटिव फॉर्म पर कोई केमिकल चेंज, टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं, जो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। अब प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है तो प्राइमरी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्वाटरनरी खत्म हो जाएगी, चली जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। टर्सरी टूट जाएगा, सेकेंडरी टूट जाएगा, प्राइमरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, है ना। तो ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी।
सारे जो है वो खत्म हो जाएगा, प्रोटीन जो है वो टूट गया, है ना। जैसे इसको टेम्परेचर दे दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सारे खत्म हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे खत्म हो गए। ये जैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो है वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सारे टूट जाएंगे, अनकॉइलिंग हो जाएगी, कॉइलिंग खुल गई। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो है वो खुल जाएगा, है ना। और अगर ऐसा होता है तो भैया सारी की सारी प्राइमरी में कन्वर्ट हो गई और प्रोटीन की जो है वो फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन क्या कर देगा, लूज कर देगा। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब देखो कि जो एग्जाम में जो चीज पूछी गई है ना, वो यही थी कि भाई ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ये इस साल जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन जो है वो यहाँ से उठाई हुई है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि जब डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का तो सेकेंडरी और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन जो प्राइमरी प्रोटीन है ना वो क्या रहती है, वो अनचेंज रहती है, इंटैक्ट रहती है, वैसी ही रहेगी। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। अंडे को बॉईल करते हो, है ना, पहले लिक्विड था फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, है ना। अमीनो एसिड जो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है एंट्रोपी से रिलेट करके कि बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से रेंडमनेस बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर जो वो इसमें एंट्रोपी बढ़ती है और ये एक डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। फिर अनदर एग्जाम्पल ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in milk, है ना। दही जावण लगावा दही कमाएं, है ना, दूध कमाए जावण लगावा दही में कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो दही को बनबो भी एक तरीके से कहीं है, वो आप बोल सको कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। कारण क्या है, क्योंकि भैया वाटर में जो है वो दो दो ग्रुप होते हैं, पोलरिटी मतलब एमिनो एसिड में दो दो ग्रुप, NH2 ग्रुप भी पोलर है, COH ग्रुप भी पोलर है ना। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग ऑफ एग। भैया ये जो है वो हाइड्रोलाइसिस में काम में आ जाएगा, है ना, कि प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेशन में काम में आ जाएगा, डीनेचुरेशन होगा ना बॉइलिंग ऑफ एग तो उसमें वाटर काम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक तो एंजाइम बाकी है, एक विटामिन बाकी है और एक एमिनो एसिड न्यूक्लिक एसिड बाकी है। छोटा सा पॉइंट है, ये हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में हम बायोमोलिक्यूल कंप्लीटली खत्म करेंगे। एनसीईआरटी का ये जो पार्ट है लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं इसको, तो अगली क्लास में हम इसको पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।